नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद भारतवासियों की चिंताएं भी अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। उत्तराखंड से भी अभी 188 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इनमें अधिकांश मेडिकल की पढ़ाई वाले छात्र हैं, जिसमें देहरादून से ही इनकी संख्या 39 के करीब है। ऐसे में छात्रों के परिजन लगातार राज्य और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमारे अधिकारी छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों के माता पिता को आश्वासन दिया है कि उनके बच्चे सुरक्षित लाए जाएंगे। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर तक हेल्पलाइन नंबर पर 188 नागरिकों के यूक्रेन में होने की सूचना है। शासन की ओर से यह लिस्ट विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है। यूक्रेन में फंसे देहरादून के छात्रों के लिए जिला प्रशासन ने भी हेल्पलाइन शुरू कर दी है। अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व के मिश्रा ने बताया कि उत्तराखंड के नागरिक वतन लौट पाने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे लोग टोल फ्री नंबर उनके लिए जारी किया गया है। साथ ही आपातकालीन नंबर 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। वहीं अब इस मामले का राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले से इस स्थिति से सभी अवगत थे, लेकिन उस समय सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये एमबीबीएस की छात्रा है यूक्रेन इवानो में। वो वहाँ से 3 साल से रहती है, लेकिन फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और 2 दिन से जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से हम सभी बहुत परेशान हैं। आपकी बातचीत हो पा रही है? हाँ, बातचीत हो पा रही है, लेकिन हम सभी को यही डर है कि कब से बंद हो जाए नेटवर्क, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नेटवर्क और बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से किसी तरीके की कोई सहायता की उम्मीद? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक कुछ कामयाबी तो हमें नहीं मिली है। हम यही चाहते हैं कि बच्चों को ले आएँ सकुशल, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो है नहीं, जो कर सकती है वो सरकार। 2019 में एमबीबीएस कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें एमबीबीएस कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल इसका 3rd ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गया है और 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और सरकार से ये गुहार लगाई थी हमने कि ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब हमें 15 दिन से मालूम था हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ फ्लाइटें बंद थी, तो इन्हें पहले ही व्यवस्था करना चाहिए थी उसके बराबर के मुल्कों से। ये इंडियंस को निकालना चाहिए था। अभी आला अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई। LIU के इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, मैंने फ़ोन किया था, DM साहब ने एक लिस्ट जारी की थी। उस पर फ़ोन करने के बाद LIU के इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे, उसमें उसका फ़ोटो, उसका ID, उसका पासपोर्ट, वीज़ा, वो सारे मैंने दे दिए थे उनको। तो फिर दोबारा उनसे बात हुई 3-4 घंटे के बाद, तब उन्होंने बताया कि ये DM साहब के थ्रू सरकार। सर सदफ़ नाम है मेरा, डॉक्टर सदफ़, और मैं काशीपुर से हूँ जी। है आपके यूक्रेन में? सर मेरी सिस्टर है यूक्रेन में और उसे 3rd ईयर है उसका यूक्रेन में इस टाइम पर। जी, MBBS 3rd ईयर, और खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती हैं। इस टाइम वो खार्किव में है। लगातार बात हो रही है? नहीं सर, अभी जो बात हुई थी हमारी मॉर्निंग में हुई थी। मॉर्निंग के बाद अभी तो बात नहीं हुई है। मैसेज भी किया मैंने कि अगर कोई वीडियो वगैरह आप शेयर कर सकती हो, तो अभी तक नहीं किया है। लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ काशीपुर? सर लास्ट टाइम अगस्त में आई थी। 6 मंथ्स जी, 6 मंथ्स हो गए हैं उन्हें गए हुए। क्या बता रहे हैं वहाँ के हालात के बारे में? हालात सर अगर मैं बताऊं तो बहुत क्रूशियल है इस टाइम पर। बेसमेंट में वो लोग स्टे कर रहे हैं, कभी बिल्डिंग के कभी मेट्रो के, और वो लोग 3-4 गर्ल्स हैं एक साथ,
और बाकी इंडियंस उनके साथ कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं और सब मेट्रो के अंदर स्टे कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में स्टे कर रहा है, बिल्डिंग में नहीं है। तभी कुछ देर के बाद बेटे की कॉल आ गई, उसने कहा डैडी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया। तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। शासन ने उसकी ईमेल, पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निशंक जी से बात हुई थी। निशंक जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं, आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से कि ये स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यूक्रेन की स्थिति कोई एक रात में डेवलप नहीं हुई। ये पिछले 15 दिनों से ये संभावना वहाँ पर जताई जा रही थी और पिछले 15 दिनों से वहाँ जो स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ भारत से वहाँ पढ़ने के लिए या कामकाज के मकसद से वहाँ गए लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारे बच्चे और हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में सरकार संजीदा है ही नहीं, सरकार संवेदनशीलता सरकार में लगी नहीं रही है। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस पर समीक्षा नहीं कर रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हैं, उनके लिए क्या होगा। सभी के अभिभावक, उनके परिजन सब परेशान हैं। उनके लिए यहाँ पर चूँकि बैठक भी करी है और जो हमारी ही रेणुका लॉ एंड ऑर्डर की डीआईजी हैं, उनको यहाँ नोडल अधिकारी बनाया है और साथ में कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं और हम स्थानीय आयुक्त कार्यालय से दिल्ली से और मैंने अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से भी बात की है। विदेश मंत्रालय के भी हम लगातार संपर्क में हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बच्चों के अभिभावकों से भी मैंने बात की है। सबकी लोकेशन लिए कहाँ पर बच्चे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पड़ोसी जो भी उनके जो भी देश हैं, चूँकि यूक्रेन के आसपास के देशों में पहुंचने की उनकी व्यवस्था भी हो रही है, अपने इंटरनल रूप से व्यवस्था। अब चलिए इस मामले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। लखपत बुटोला जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और रीना त्यागी जी इस समय हमारे साथ बनी हुई है, यूक्रेन में फंसी एक छात्रा की माँ है रीना त्यागी जी। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANP न्यूज पर। रीना जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं मैम, क्योंकि आपकी बच्ची इस समय यूक्रेन में फंसी हुई है, तो वहाँ के किस तरह के हालात बने हुए हैं? आपकी बच्ची से आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? क्या कुछ उन्होंने साझा किया है? इस समय किस स्थिति में है वे वहां पर? हालात बहुत खराब हैं और मेरी सुबह से बात नहीं हुई है, सिर्फ वॉइस मैसेज आया है बेटी का कि वो वहां पे निकल रही है रोमानिया के लिए, लेकिन मेरी कोई बात नहीं हो पाई। रात हुई थी, रात से अब तक कोई बात नहीं हुई और हमें बहुत चिंता है कि वो रास्ते में कैसे जाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता हमें जी। और ना ही हमें कोई सरकार बता रही है। फ्लाइट भेजी है, इतनी कम फ्लाइट से क्या होगा? वहां पे रास्ते में इतने बॉर्डर पे बहुत भीड़ है, 3-3 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर पे बहुत ट्रैफिक है, बच्चों को पैदल चलना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें हैं। खाने पीने की भी काफी परेशानी। और इतने दिन तक आपकी बेटी रही कहाँ पर, क्योंकि वहां पर हालात अभी पिछले कुछ दिनों में ज्यादा खराब हुए हैं? मैम, मेरी बेटी पहले फ्लैट में रहती थी जी, अब उनको शिफ्ट किया गया था हॉस्टल में, तो वो वहीं थी, लेकिन खाने पीने की बहुत दिक्कत है। 2 दिन से तो सिर्फ ब्रेड चावल यही मिल रहा है। बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी जी, रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात बने हैं वो एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं, कब से ये स्थितियां चली आ रही थी? पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया गया कि वहां से भारतीयों को कैसे वापस निकालना है? सरकार फर्स्ट डे 15
19/7 को जब फर्स्ट एडवाइजरी आया था इंडियन नेशनल्स जो हमारे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, और तमाम कोशिशें जो भारत सरकार की थी वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर की जा रही है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि आज ही देखिए फर्स्ट इवैक्यूएशन जो 219 स्टूडेंट्स का हुआ है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, ये हम लोगों को जानकारी मिली है। और लगातार जो है 50 स्टूडेंट पोलैंड के भेजे गए थे, वहाँ के जो एयरलाइंस है वहाँ के जरिए जो है भारत में बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो पेरेंट्स जो है वो पैनिक ना करें, हमारी पूरी कोशिश है। और पूरे हम लोग देखिए हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी भी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जमीनी स्तर पे एक एम्बेसी में बात चल रही है और पूरे तरीके से हर एक भारतीय को अपने वतन के लिए सुरक्षित लाने का वो संकल्प है और बच्चे आ भी रहे हैं। तो पेरेंट्स जो है वो यही कहना चाहते हैं कि पैनिक ना करें, जो भी व्यवस्था की जा रही है अभी तक बहुत सारी स्थिति जो है नॉर्मल है। बच्चों को बंकर्स में हॉस्टल्स में शिफ्ट किया गया है उनकी सुरक्षा को लेकर, और बाकी अभी 219 स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट भी हुए हैं। तो बच्चे घर पहुंच रहे हैं और पेरेंट्स और जितने भी देशवासियों के हमारे प्रदेश के बहुत सारे बच्चे अभी देहरादून और कोटद्वार और पूरे प्रदेश के बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, तो वो लोग भी पहुंचने वाले हैं। आपके साथ उनकी बातचीत भी अभी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि फ्लाइट के दौरान जो है मोबाइल सर्विसेज जो है वो ऑफ होती है, तो आप निश्चिंत रहें। और हमारी सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, संजीदा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक भारतीय को वहाँ से जो है टाइम की हम लोग सुरक्षित जो है लेकर आए। चलिए लखपत बुटोला जी, जब इस तरह की बहुत ज्यादा संवेदनशील परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्या उस समय भी विपक्ष से सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती? आप लोग अभी भी बस हल्ला मचा रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कमियां और खामियां गिनाने के लिए वक्त आएगा सर, लेकिन क्या अभी भी सियासत जरूरी है? देखिए ये सियासत नहीं है। यदि मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री चुनावों से फुर्सत पाए तो वो देश के बारे में सोचें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि विद्यार्थी जी कह रहे कि पैनिक न लें। अरे उन माँ बापों को पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने जीवन की पूंजी लगा करके डॉक्टर बनाने के लिए विदेश भेजा है, और आप कह रहे पैनिक न लीजिए। भारत के मीडिया ने तो इसको 20 दिन पहले से कह रहे थे। लोग तो यहाँ तक कह रहे पुतिन साहब ने भारत के मीडिया के प्रेशर में आके आक्रमण कर दिया, लोग तो इस तरह से बना रहे। हमारी सरकार को इतना पता नहीं था। अमेरिका ने तो 16 तारीख को कह दिया था कि 16 तारीख को रशिया आक्रमण कर सकता है। हमारी सरकार सोई हुई है। आप बताएं, बच्चे बता रहे 10-10 गुना ज्यादा उनसे टिकट की मांग की गई। जब उन्होंने रिजर्वेशन कराना चाहा टिकट का, तो 10 गुना उनकी टिकटों की कीमत मांगी गई उनसे। बच्चे पैसे नहीं कर पाए। अब सरकार कह रहे हैं कि हम फ्री में लाने को तैयार है, जब वहाँ पूरे के पूरे एयर स्पेस पे रशिया का कब्जा हो गया। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सरकार इतनी संवेदनशील न हो करके संवेदनहीन हो चुकी है। इन्हें बच्चों की चिंता नहीं, केवल चुनाव की चिंता है। और जिन बच्चों के कम से कम 24,000 भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं, 200 से ज्यादा उत्तराखंड के लोग हैं। अरे विद्यार्थी मैम, आप सर हिला रहे हैं। सोचिए उन माँ बापों जो जिगर के टुकड़े वहां इस युद्ध में हैं, जिस तरह से बमबारी हो रही। पिछले 62 घंटे में चाइना के जो यूक्रेन की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत दयनीय है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सरकार को फैसला लेना चाहिए था। सरकार को कम से कम 10 दिन पहले इस पे स्टेप उठाना चाहिए था। जिस तरह से वहाँ के बच्चों ने सहायता मांगी थी, आज से 10 दिन पहले वहाँ के बच्चों ने सहायता मांगी। उन्होंने बकायदा भेजा कि एयरलाइंस हमसे 10-10 गुना ज्यादा किराए वसूल रही है और हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है। पेरेंट्सों ने जिस तरह से किराया देने की बात की थी, उसको लेकर जो अफरा तफरी बच्चों में हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और आज आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार वापस लौट कर आ रही हूँ। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द लौटेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव
हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रीना त्यागी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की स्थितियां पैदा होने लगी थी और युद्ध की आशंका बनी हुई थी, उस समय क्या आपकी बच्ची ने बीच में ही वापस आने की कोशिश की थी? क्या टिकट्स वगैरह बुक करवाई गई थी रीना जी? जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि हमने बीच में ही लाने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन टिकट 10 गुना था, हम मैनेज नहीं कर पाए। हमने फिर भी जैसे तैसे करके 10 तारीख का टिकट बुक किया हुआ है, लेकिन क्या करें, उससे पहले ही लड़ाई हो चुकी है। लेकिन मैं सरकार से एक चीज पूछना चाहती हूँ, वो कह रहे कि पैनिक ना हो, लेकिन हम करें क्या? हमारे बच्चे इतने दूर हैं। अगर हमारी सरकार मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करती तो हमें शायद अपने बच्चे इतने दूर न भेजना पड़ता और आज ये स्थिति हम लोगों के सामने होती। और इसका दोष किसको दिया जाए? बच्चे तो दूर है ना और मुसीबत में है, परेशान है। आप भी मानती हैं कि बच्चों को वहां से लाने के लिए सरकार को पहले से ही प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी? बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई मैम। इतना टिकट महंगा करना 10 गुना हमारी समझ से परे था। बिल्कुल। सुनीता विद्यार्थी जी, बताइए। जिस प्रकार से अभी रुबेला भाई साहब ने भी आरोप लगाया और इल्जाम लगाए, ऐसे समय में भी जब हम लोगों को एक साथ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करने की एक जरूरत होती है, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी राजनीतिकरण का एक भद्दा यहाँ पे जो है अपना आवरण ओढ़ती है और हमेशा जो है कटघरे में दूसरों को खड़ा करती है। आप ये बताइए, अभी 3 दिन से युद्ध चल रहा है और तमाम कोशिशें भारत की तरफ से कहीं पे भी ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई कमी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की फैसले तो ऐसे हैं, उनको तो कमियां ही ढूंढनी है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव में व्यस्त है, उनके पास कहाँ समय है। अरे थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, ऐसे मौके पे भी आप राजनीतिकरण करना छोड़ते नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे गवाह हैं। 15 फैक्ट का फर्स्ट एडवाइजरी आया था जिसमें बच्चों को टेम्परेरी यूक्रेन को लीव करने के लिए बोला गया था और इंडियन नेशनल्स के लिए प्रत्येक जगह इमरजेंसी हेल्पलाइन, हमारी ईमेल, हमारे ट्विटर, फेसबुक जो ऑथोराइज है, उससे हमने तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई थी। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वापस बुलाया और वो बच्चे अपने घर पे सुरक्षित है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एयर फेयर देने में सक्षम नहीं थे, जैसा कि इनका भी कहना है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे टिकट, इतनी ज्यादा महंगी हो गई थी, ये इनका कहना है। तो मुझे लगता है कि ये बातें तो चलिए ठीक है, हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने बच्चों को वापस, उसके बाद 18 फरवरी का सेकेंड एडवाइजरी आता है जिसमें हमने साफ तरीके से ये कहा था कि पहली बात तो मेरी बात सुनिए मैंने आपसे पहले सवाल ये किया था सुनीता जी कि बहुत देर हो गई, जो काम आप पिछले 3 दिन में कर रहे हैं ना कि मुफ्त में लाने ले जाने वाला, वो आपको 1 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था। और आपने 1 मिनट बात सुनिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी सुनीता जी, और अब आप कह रही है कि हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी। 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी रेट मिल रही थी, फ्लाइट्स इतनी महंगी थी। हर कोई सियासत में नहीं है ना मैम, हर किसी की जेबें भरी हुई नहीं है ना, करोड़ों की आमदनी नहीं होती ना हर किसी की। आपको समझ नहीं आ रहा है? रीना त्यागी जी बैठकर यहाँ पर कह रही है कि हमने कोशिश की थी अपनी बच्ची को वापस लाने की, लेकिन इतनी महंगी फ्लाइट्स थी कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, आपने कौन सी डेट में फ्लाइट बुक करी थी? इन 3 दिनों में या इस हफ्ते में या फिर 1 महीना पहले? यही पे जनता को भी पता चल जाए कि 1 महीना पहले आपने ट्राई किया था, क्या 15 फरवरी को ट्राई किया था, क्या 20 को किया था? ठीक है, तो मैं पहले इसी बात का जवाब ले लेती हूँ। रीना जी हम आपसे ये बात जरूर जानना चाहेंगे कि आपने जब अपनी बच्ची को बीच में लाने की कोशिश की थी तो वो कौन सा समय था, कब आपने फ्लाइट्स बुक करने की कोशिश की थी मैम? जब गवर्नमेंट ने हमें बोला था
के हालात खराब हैं, ले आइए, एडवाइस जारी की थी, तभी हमने कोशिश की। 15 तारीख के बाद कोई कोशिश नहीं की। जी हाँ, ठीक है। और पहले तो टिकट ही नहीं मिल रहा था। पहले टिकट नहीं मिल रहा था, बात सुन लीजिए। पहले टिकट नहीं मिल रहा था, पहले टिकट नहीं मिल रहा था। सुनिए तो सही सुनीता जी, टिकट नहीं मिल रहा था, वो ये भी कह रही है। पूरी बात सुनिए, बस जो बात अपने मन को अच्छी लगे उतना सुन के मत रह जाइए। और उन्होंने फिर भी टिकट किया, उन्होंने फिर भी टिकट किया। वो भी बॉम्बे का किया, दिल्ली का नहीं मिला मुझे। बताइए लखपत जी। देखिए, जिन चीजों को लेके ये बात कर रहे हैं, जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूक्रेन के पूरे एयर स्पेस को उन्होंने कह दिया कि इस पे नो फ्लाइट जोन बना दिया उन्होंने। उसके बाद सरकार हमारी एडवाइजरी जारी करती है और उसके बाद सरकार कहते हैं हम लाने का प्रयास करेंगे। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी 20 दिन से चुनाव में रात दिन लगे हुए हैं, राजनीति कर रहा हूं मैं। लोगों के 24,000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, लोगों के जिगर के टुकड़े फंसे हुए वहां पर। जो हालात बने, लोगों को खाने की मुश्किलें हो रही, लोग बंकरों में छुपे हुए, और आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। अरे आप कहते हैं 56 इंच का सीना है। आपने कब से बोलना शुरू किया बच्चों को वापस लाने के लिए? मैं पूछना चाह रहा हूं, आपसे पहले मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने कब से बोलना शुरू किया कि बच्चों को वापस लाइए? आपको कब याद आई? विपक्ष में है ना, कब याद आई बताइए। सुन लीजिए, जिम्मेदारी किसकी है? अरे तो विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लोकतंत्र में विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो व्यस्त थे, अगर वो चुनावों में व्यस्त थे बुटोला जी, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। आपने कोरोना के टाइम पे कहा ना, नहीं आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपने कब याद दिलाया सरकार को कि यूक्रेन में हालात खराब हो सकते हैं, जल्दी बच्चों को वापस लाइए? कब याद दिलाया? मैं आपसे बता दूं, जितने नेशनल और इंटरनेशनल इनपुट सरकार के पास होता है उतना विपक्ष के पास होता है। पहली बात मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। दूसरी बात है, जो हालात कोरोना में खराब हुई, हमने कहा मीडिया चैनल्स के पास भी इनपुट नहीं होते हैं सर। हमने कोई खुफिया एजेंसी नहीं लगाई हुई है। जब हम पिछले 1.5 महीने से दिखा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच किस तरह के हालात बने हुए हैं और लोग वहां फंस सकते हैं, तो आप विपक्ष में रह के क्या कर रहे थे? इंटरप्ट मत कीजिए मुझे, पूरी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। कोरोना में जो हालत खराब, जब हालत खराब हुई, उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम लोगों को छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो घटनाएं होंगी उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार है। मोदी जी केवल 8,000 के 8,500 का जहाज खरीदा प्रधानमंत्री जी ने, 17,000 करोड़ का जहाज है प्रधानमंत्री जी के पास, उन्हीं को भेज देते। वो तो दिल्ली के एयरपोर्ट पे खड़े कर रखे उन्होंने, उन्हीं को भेज देते उन बच्चों को लाने के लिए। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अपने लिए 8,500 17,000 करोड़ के जो जहाज खरीदे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय पे, उन्हीं को उन बच्चों को लाने के लिए भेज देते, आ जाते वो बच्चे सुरक्षित, क्या दिक्कत थी? लेकिन भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे चुनाव में गली गली जाएंगे, श्रीनगर के गली गली चले जाएंगे, कुमाऊं में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की गली गली चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों की सुध नहीं लेंगे। और जब रसिया एयर स्पेस को बंद कर देगा तब कहेंगे कि हम फ्री लाएंगे। अरे जब एयर स्पेस ही नहीं खुला, आप कहां से वापस ला देंगे? आप चैनल पे कहेंगे कि डिबेट कर रहे हैं, आप राजनीतिक कर रहे हैं, पैनिक मत कीजिएगा। अरे उन लोगों को पूछिए जिनके बच्चे वहां हैं, जिन्होंने अरमानों से बच्चे वहां भेजे, अपने बच्चों के ख्वाब लेकर के जिंदगी भर की कमाई लगा करके, अपने सपनों को तोड़ करके अपने बच्चों के सपने जीवित करने के लिए वहां भेजा है। और उन लोगों पे आप हमारी सरकार की संवेदनहीनता देखिए, और उस पर आप विपक्ष तो करेंगे, विपक्ष तो कह ही रहा, हम तो कहेंगे, हमारा काम नहीं मैंने यही तो पूछा आपसे। आपको बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं सुनीता जी से सवाल कर रही थी, जब आपसे एक सवाल पूछ लिया कि आपने विपक्ष की क्या जिम्मेदारी निभाई, तो आप इस तरीके से हमारी जिम्मेदारी, हम तो कह रहे, हम तो लगातार कह रहे हैं। कोई लगातार नहीं कहा आपने। आप मुझे बताइए राजस्थान के कितने छात्र फंसे इस समय यूक्रेन में? मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा चाहिए, बताइए। मैं सुन लीजिए मैडम जी, मेरे पास मैं कोई भारत सरकार का ऑथेंटिक कोई राजनीतिक, मैं भारत सरकार की हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ। जब मैं आंकड़ा लेकर बैठ सकती हूँ कि कौन से राज्य से कितने छात्र फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता? या आप सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का आंकड़ा लेकर बैठते हैं?
अरे मैं राज्यों की बात है नहीं, मेरा प्रदेश मेरा देश है, मैं प्रदेश की बात करूंगा ना, मेरे प्रदेश के कितने लोग हैं मैं बात कर, भाड़ में जाएं। आप बता दीजिए कि उत्तराखंड की कितने, मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात, चाहे उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड का एक भी बच्चा हिंदुस्तान का यदि वहां है तो आप ये बता दीजिएगा, कोई जीके का क्वेश्चन थोड़ी है। एक भी आदमी यदि हमारा वहां फंसा हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है ये जिम्मेदारी, या राजस्थान सरकार की है या उत्तराखंड सरकार की है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने इतने हल्के में लिया है। ये अपनी जिम्मेदारी को चुनाव के अलावा कुछ नहीं समझते। ये सोचते हम सत्ता में आ गए और चुनाव लड़ते रहे, जीत रहे, सत्ता से न चले जाए, उसके अलावा चाहे देश के अंदर कुछ हो जाए, विदेश के अंदर कुछ है, इन्हें कोई चिंता नहीं है। देश सरकार संवेदनहीन है, हम शुरू से कह रहे हैं। इन्हें न बच्चों की चिंता है न देश की चिंता है, ये शुरू से हम कह रहे हैं। और इसमें मैं आज आपसे एक बात कह सकता हूँ, ये सरकार कहती थी कि हमारा क्रूड ऑयल पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। 20 दिन से क्रूड ऑयलों की कीमतें $104 पर बैरल चले गई। मैं फिर उम्मीद कर लेती हूँ कि प्रियंका गांधी जिस चॉपर से आती जाती है ना उत्तर प्रदेश, वो चॉपर आप भारत सरकार को सौंपेंगे और कहेंगे कि अब इस चॉपर से ही सही, लेकिन बच्चे वापस लेकर आइए। अब वो रैलियां नहीं करेंगी। आप इतनी जिम्मेदारी, ये तो है, मैं तो कह रही हूँ ये गैर जिम्मेदार है। आप कितना जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। आप मुझे सुनीता जी से जवाब लेने दीजिए सर, सारा टाइम आपके लिए नहीं हो सकता। नहीं, भारत सरकार के जांच, भारत के आदमी के इनकम टैक्स का पैसा हो, और यदि कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेके जाता तो उसकी निजी संपत्ति है। भारत सरकार को भारत सरकार की जो चीजें यूज होती है भारत के नागरिकों को एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। लखपत बुटोला जी एक एक करके बात करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर प्लीज। नहीं, आप सवाल पूछेंगे मैं बताऊंगा। अब मैं उनसे सवाल ले रही हूँ, आप सुन तो लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। आप सुन तो लीजिए वो बोल क्या रहे हैं, उसके बाद आप और सवाल निकाल पाएंगे। आप सुनिए तो सही, भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है। आप सुनेंगे नहीं तो कैसे पूछेंगे सवाल? सुनना भी सीखिए ना सर। भारत सरकार की प्रतिक्रिया तो लीजिए, या सिर्फ बोले जाएंगे बोले जाएंगे बोले जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ रुकेंगे, नहीं तो आप इसी तरीके से बोलते रहेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है, जल्द हाजिर होंगे। अपनी स्किन को दीजिए आयुर्वेद की देखभाल। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। दिस प्रोग्राम इज को-स्पॉन्सर्ड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता विद्यार्थी जी बताइए। जी देखिए, मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को, हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का समझ नहीं आता कि ऐसी मानसिकता ये लोग कहाँ से लाते हैं। और ये कह रहे थे कि जो भारत ने इतने विमान खरीदे हैं, उन विमानों से जो है बच्चों को क्यों नहीं लाया गया। अरे भाई, थोड़ा सा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कीजिए। नेशनल टीवी पर आप कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं जो तर्कहीन होते हैं। आपको समझ में होना चाहिए विदेश मंत्रालय किससे बना है, विदेश नीतियाँ क्या है। और प्रधानमंत्री जी पे तो खुद हरीश रावत जी ने भी विश्वास जताया है। तो आप तो यहाँ पे उन जुनून बोलकर अपनी इंसल्ट ना करवाएं। और दूसरी बात, आपने यदि विदेश नीति का कोई अनुसरण किया होता तो आज हमारे बच्चे वहाँ नहीं फंसे होते। इस वजह से
आप हमें समझाने के बजाय सुन लीजिए, हमें समझाने के बजाय यदि आपने करके दिखाया होता, केवल 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 कहने से नहीं होता है। यदि सरकार थोड़ा भी संवेदनशील होती, सरकार को थोड़ा भी बच्चों का दर्द होता, उनके पेरेंट्सों का दर्द होता, तो आज ये स्थिति अगर मेरे अरे एक एक करके बात कर लेते हैं ना सर, 1 मिनट उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज सर। मैं सुन लीजिए लखपत जी, नहीं अभी उनका टर्न है सर, मैं आपकी अभी नहीं सुन पाऊंगी, अभी उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए एक बात। देखिए बुटोला जी को तो ऐसा है, मुझे तो लगता है कि प्रवक्ता एक जिम्मेदार प्रवक्ता होता है किसी पार्टी का, और इस तरीके से अगर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी पार्टी की जो बची खुची इज्जत है वो भी चली जाएगी। थोड़ा चुप रहना सीखा करिए। बीजेपी की इज्जत बनी है? नहीं सुनीता जी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं ना, शर्म आनी चाहिए। एक सरकारी एयरलाइंस तक नहीं है आपके पास, एक खुद की एयरलाइन नहीं है आपके पास, और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बेइज्जती और इज्जत की। हमारे पास क्या नहीं है, कैसे पहुँच रहे हैं बच्चे? आप ये बताइए, सरकारी एयरलाइन है क्या? एक एयर इंडिया थी, वो भी बेच दी। पैदल चलकर आया, पैदल चलकर आए, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ना आप। जब वहाँ पर बच्चे फंस गए, माता पिताओं के रिएक्शन आने लग गए, जब अफरा तफरी की स्थिति बन गई, तब आप आकर बोलते हैं कि अब हम फ्री में लेकर आएंगे। उससे पहले आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं पेरेंट्स? इतनी महंगी फ्लाइट्स की टिकट मिल रही थी सुनीता जी, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। चुनावों में नहीं है ना वो, कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, उनके पास पैसा नहीं होता इतना। सरकार जो है अपनी आप बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है और सुरक्षित। बहुत अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ, विपक्ष झूठ बोल रहा है। एक माँ बैठी है यहाँ पर जिनकी बच्ची फंसी हुई है यूक्रेन में, उनकी बातें भी झूठ लग रही हैं आपको। तो एयरलाइन चालू होंगी और आपके बच्चों को सुरक्षिट भारत लाने का हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है। हम लोग जो टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बात लूप में बोलते रहिएगा, एक ही बात लूप में बोलते रहिएगा और किसी चीज का जवाब मत दीजिएगा, एक ही बात लूप में चलाते रहिएगा आप। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये हालात क्यों पैदा हुए? हम पहले क्यों नहीं लाए बच्चों को? हम पहले क्यों नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं आप? लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य तक आप पहुंचा नहीं पाए और आप बात कर रहे हैं यूक्रेन से बच्चों को लाने की। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। आप मुझे ये बताइए, फंसे मजदूर जब फंस गए थे लॉकडाउन में, उन्हें तो आप ला नहीं पाए एक राज्य से दूसरे राज्य, और अब बात कर रहे हैं यूक्रेन से बच्चों को लाने की। जब स्थितियां हाथ से निकल जाती हैं तो हम क्यों जागते हैं? हम इतनी देर से क्यों उठते हैं? हमें समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि आप लोग अवेयर ही नहीं है कि भारत। वाह, आप बहुत अवेयर हैं, आप बहुत अवेयर हैं। वहाँ पर बच्चे फंसे हैं, खाने पीने को है नहीं उनके पास, और आप अपनी अवेयरनेस मुझे दिखा रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ये जो एक आप लेकर बैठी है ना, मेरे पास पुलिंदा है इसका सुनीता जी, वहाँ बच्चों की क्या हाल है हमसे पूछिए। आप तस्वीरें हम दिखाते हैं, माँ से पूछिए जो बैठी है इस समय हमारे साथ। सरकार जो है बच्ची को इवैक्यूएट करने के लिए तमाम कोशिशें जमीनी स्तर से कर रही है और बच्चे हमारे सुरक्षित भारत पहुंच रहे हैं। पैनिक ना होने की जहाँ तक बात है, वो मैंने यही कही कि हमारे तमाम फोर्सेस जो है वो इस चीज के लिए लगे हुए हैं। आप बीच में चुनाव ना लाएं, क्योंकि ये बहुत ही घटिया मानसिकता है कि चुनाव चल रहे हैं और आप लोग जो है वहाँ व्यस्त है। हमारे लिए पहले हमारा भारत है, भारत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो या भारत सरकार हो। आप एक माँ है, इस देश की नागरिक हैं, आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं समझा सकता कि इस समय अभिभावकों पर क्या गुजर रही है और हमारी सरकार को जिम्मेदारी निभाते निभाते कितनी देर हो गई। मैम बहुत देर हो गई, बहुत देर कर दी। ये काम कभी 1 महीना 20 दिन पहले होना चाहिए था। बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। अब बिल्कुल स्थिति हाथ से निकल चुकी है। मैं तो ये कहूंगी कि इतना लेट हुआ क्यों है? उनको लग रहा है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप बताइए ना, आपकी बच्ची को कितनी मुसीबतें वहां झेलनी पड़ी, खाने पीने को क्या सुविधा थी, खाना पीना क्या हवा पानी पे जी लें? अब अगर यही स्थिति है तो बोल दीजिएगा सुनीता जी कि क्या हो गया, 2 दिन खाना नहीं मिला तो हवा खा लेते, पानी पी लेते, हो जाता काम उससे। रीना त्यागी जी, नहीं पता, अभी तो ये भी नहीं पता कितना किलोमीटर पैदल चलना है बच्चों को रोमानिया पहुंचने के लिए। खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, पैसे नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि एटीएम नहीं चल रहे। बिल्कुल, हमारे पास नेटवर्क का संपर्क नहीं है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, वो किस स्थिति में है हमें ये भी नहीं पता वो कैसे है। सर वहाँ पे इतनी ठंड है मैम जी,
वो कहाँ पे होंगे, सड़कों पे लेटे हैं, कहाँ लेटे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। और माइनस एग्जैक्ट में उन्हें जो टेम्परेचर। बस या जिस वाहन से वो आ रहे हैं वो उन्हें सीमा पर भी नहीं छोड़ रही है, ये भी जानकारी मिली है कि बहुत किलोमीटर पहले छोड़ दिया जा रहा है, फिर वो पैदल पैदल रोमानिया पोलैंड की सीमा तक पहुंच रहे हैं। इस तरह की भी खबरें सामने आई है रीना जी। जी बिल्कुल सही बात है ये। उसपे 30 किलोमीटर का जाम है और बच्चों को यही बोला गया है कि बहुत दूर छोड़ दिया जाएगा। आपको करीब 8 से 10 किलोमीटर तो पैदल चलना ही चलना है और कब तक पहुंचेंगे ये भी नहीं पता, कितना टाइम लगेगा। बहुत दिक्कत है मैम, बहुत ज्यादा। हम नहीं समझ पा रहे हम बच्चों से कैसे बात करें, क्या करें, आवाज तक नहीं सुन पाए हम अपने बच्चों की। और रेगुलर बात भी नहीं हो पा रही होगी क्योंकि कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर अब इंटरनेट कनेक्शन भी जो है टूट चुका है। नहीं मैम, कनेक्शन नहीं है जी, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से कोई बात नहीं है हमारी बेटी से। फिर जब एक दो बार बस वॉइस मैसेज आया था, बस हम कुछ नहीं पूछ पाए वो उससे। अभी जहां पर रह रही हैं क्या वहां और भी इंडियंस हैं या फिर दूसरी कंट्री के लोग हैं? मैम इंडियन है, बहुत ज्यादा इंडियन है। मेरी बेटी की क्लास में ही 500 बच्चे इंडियन हैं। यानी कि तमाम बाहर के भी भारतीयों हैं, की, पोलैंड के भी हैं। जी जी जी, तमाम भारतीयों की मुसीबतें इस समय बढ़ी हुई हैं लखपत जी। और मुझे बार बार वही तस्वीरें याद आ रही हैं। हमने लॉकडाउन में कैसे लोगों को छोड़ दिया था पैदल पैदल, ये तक तस्वीरें देखी सर। बहुत दुख होता है जब ये लगता है कि रास्ते में कई माओं ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया, हम फिर वही देरी कर गए। हमने क्या किया, हमने क्या संभाला? जी निश्चित रूप से ये इस माँ का दर्द देखकर हमारे भी आंसू आ रहे हैं। आपने लॉकडाउन में देखा कि एक बच्चा अपने माँ के स्तन से दूध पी रहा था, माँ चलते चलते मृत हो गई थी। ये स्थितियां हमने देखी हिंदुस्तान। लेकिन सवाल पूछो सरकार से तो ये कहते हैं कि देश पे सवाल उठा दिया, इनको राजनीति सूझ गई, ये करेंगे कुछ नहीं। और मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे चमोली के श्रीनगर गढ़वाल के गली गली में वोट मांगने जा सकते हैं, रक्षा मंत्री रुद्रप्रयाग के गली गली में वोट मांगने जा सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो मीटिंग कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बुलाई है, ये मीटिंग 10 दिन पहले 5 दिन पहले क्यों नहीं बुलाई गई? आपने एयरलाइन तो भेज दी, बेचने में तो आपका कुछ जाता नहीं, जोड़ेंगे तो आप कुछ नहीं। देश के जितने भी सरकारी संस्थान पीएसयू आप बेचने में आपका तो कुछ बनाया होता आपने, तो आपको पीड़ा होती कैसे बनता, लेकिन बेचते ही चलो वो भी बेच दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एयरलाइंस 10-10 गुना ज्यादा किराया वसूल रही थी, उस पर सरकार का मुंह क्यों बंद है? एक बात उनके विरुद्ध क्यों नहीं सरकार, क्या कार्रवाई सरकार कर रही? दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार होती, मेरे देश की सरकार आंकड़े देती, हमने मेरे बच्चों को वापस लाए। ठीक जिस दिन रसिया आक्रमण करने लगा उससे 8-10 घंटा पहले कुछ लोगों को लेके जरूर आए हैं। हम कहते अच्छी बात है, हमने स्वागत किया। लेकिन जब सरकार को पता था हिंदुस्तान के 24,000 से ज्यादा नागरिक वहां पर से, हमारे बड़ी संख्या में हमारे बच्चे वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और यहाँ से जो मुझे पता चला 5-6 गुना कम मेडिकल खर्चे पे मेडिकल की पढ़ाई वहां पे हो जाती है। और वहां पे पेरेंट्स अपना सारा जीवन का पैसा लगा करके अपने बच्चों के सपना पूरा करने के लिए भेजते। तो क्या देश की सरकार, क्या भारत सरकार, मेरे देश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस चीज के लिए एक दिन का समय निकाले? उत्तर प्रदेश में 10-10 रैलियां मेरे प्रधानमंत्री करेंगे, अच्छी बात है, कीजिएगा। लेकिन क्या बच्चों के लिए 10 मिनट नहीं है आपके पास? उसके लिए आपको सोचना नहीं चाहिए? उसको भी विपक्ष सोचेगा, वो कमी भी विपक्ष है, या उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है? जरा सा जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, इज्जत बच्ची कुची चले गई। अरे मैडम जी, बच्चों के जीवन का सवाल है, ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये आरोप लगाने का सवाल नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री यदि इस तरह की स्थितियां पैदा करे तो दिक्कत होती है। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों की चिंता ना हो, एक मेरे देश का प्रधानमंत्री जो पंजाब में जाके कहता कि थैंक यू चन्नी जी, मेरी जिंदगी बच गई। एक यूक्रेन का राष्ट्रपति है जो सैनिक वर्दी लगा के युद्ध में चले गया। तो ये देश का जो ड्रामा होता है ना, और ये ड्रामा नहीं है इस समय पॉलिटिकल, लोगों के बच्चों की जिंदगी खतरे में, ये समझना पड़ेगा। आप गंभीर कब होंगे? आप इस मामलों को लेकर संवेदनशील कब होंगे? ये केवल और केवल नौटंकी से चलेगा देश क्या? उन माताओं को पूछे, उन पेरेंट्स को पूछे, उन भाई बहनों को पूछे जिन लोगों पे गुजर रही है। लोगों ने कोरोना में कितने लोगों को खोया, लोगों को आप ऑक्सीजन में आप घोटाला कर रहे थे, मास्क घोटाला कर, तो विपक्ष सवाल उठा रहा था तो आप कह रहे थे कि देश के अंदर कुछ है ही नहीं। ये देश के अंदर जो कुछ था वो तो आपने बेच दिया है।
लेकिन कम से कम इस समय जो स्थिति यूक्रेन में है, जो हमारे लोगों की स्थिति है, उस पर भारत सरकार को डेली सुबह और शाम लोगों को स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट बतानी चाहिए स्थितियां, लोगों को बताना चाहिए कितने बच्चे यूक्रेन सीमा से बाहर आए हैं, कितने पोलैंड में पहुंचे हैं, कितने लोगों को निकालने का काम सरकार करे। क्या स्थितियां, सरकार को अपनी स्थिति बतानी चाहिए लोगों के सामने, उसमें क्या दिक्कत है। आज हमारे गृह मंत्री आज कहते हैं कि ये रक्षा मंत्री आज कहते हैं हम फ्री में लाएंगे। ये 4 दिन पहले जब एयरलाइन से 10-10 गुना किराया वसूल रही थी, तब आपने क्यों नहीं कहा था? तब सरकार ने क्यों ये नहीं किया, या उन पे क्यों कार्रवाई नहीं की? तो ये तो जिम्मेदारी होती है, सत्ता में आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना पड़ेगा। इस हर चीज के लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं होता है। हम कमियां बताएंगे, हमारा काम है कमियां बताना। यदि मेरी सरकार से कोई कमी होती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री से, मेरे देश की सरकार से, मेरे राज्य की सरकार से कोई कमी है, तो हमें जिम्मेदारी है कि हम उन कमियों को ठीक करें दूर। लेकिन इस कमी पे तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। भारत का मीडिया कम से कम 20 दिन से कह रहा था कि यूक्रेन पर रशिया कभी आक्रमण कर सकता है, यूक्रेन में रशिया के 2 लाख से ज्यादा सैनिक घुसने वाले हैं, ये सारी चीजें बताए जा रहे थे। और 16 तारीख को तो अमेरिका ने 13 तारीख को कह दिया 16 तारीख को तो अटैक हो जाएगी यूक्रेन पे। लेकिन इससे पहले मैं कह रहा हूँ, जो 1 महीना समय था भारत सरकार के पास, कम से कम अपने नागरिकों को चिंता करते हैं, अपने नागरिकों को बचाने की बात तो करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने एनएसए डोभाल से भी बात की है, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमारी माननीय मुख्यमंत्री की लगातार पीएमओ से भी बातचीत में रहे और लगातार जो है अभी उनकी कल ही एनएसए डोभाल जी से भी बात हुई है और तमाम जो है हम लोगों को बच्चों को सुरक्षित इवैक्यूएट करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। और आज ही जिस प्रकार से रोमानिया से बच्चों को 219 बच्चों को मुंबई पहुंचाया जा रहा है, ये सारी तमाम चीजों के बारे में बात हुई। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी जो चीनी चंदे के कर्जी के नीचे दबे तले जो अपनी ही सेना पे सवाल उठा देते हैं, उन लोगों से ये अपेक्षा जरूर की जा सकती है कि वो ये चले गए सेना के पीछे छुपने, अरे चले गए। आप लोगों को ये कम से कम इस चीज पे सुन लीजिए, आपके पास कुछ नहीं तो भारत की सेना के पास चले जाएंगे, आप काम कुछ नहीं करेंगे, सेना की इज्जत को आप लोगों ने कम करने का काम कर दिया। नहीं, इसमें सेना का क्या सवाल है कि कहाँ जाएगी चर्चा, एक बार सुन लेते हैं। की बातें कहना चाह रही हैं। अरे एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए ना सर, चर्चा किस तरफ लेकर जाने की कोशिश हो रही है वो तो जान लें हम। करने वाले सुन लीजिए, जिनका डीएनए देशद्रोह का रहा हो वो सवाल उठाए कि भारत के सैनिकों पे सवाल उठाया गया है, ये अच्छी बात नहीं, हम उस पर जवाब देंगे, हम बिल्कुल चुप नहीं रहने के इसमें। ये भारत सरकार काम नहीं करे, प्रधानमंत्री काम नहीं करे, अपने लिए 17,000 के जहाज खरीदे और सेना को ला के आ गए। कांग्रेस के बारे में है ही नहीं, जवाब यही बताया ना, ये कांग्रेस के बारे में है ही नहीं, ये किसी भी दल के बारे में नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य के बारे में है मैम, ये किसी भी दल के बारे में नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति की स्वर्णिम सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तभी तो देश के नागरिक वापस आ गए, इसलिए देश के नागरिक वापस आ गए। कौन सा स्टैंड ले लिया, कौन सा स्टैंड लिया है? देश के प्रधानमंत्री की विदेश नीति ठीक होती तो आज हमारे पेरेंट्स वो नहीं होते, हमारे बच्चे यूक्रेन में नहीं फंसे होते। ये चैनलों पे आकर के इसको विश्व में नाम कैसे हो रहा है, इनको ये विश्व छोड़ दीजिए, अपने देश की सोचिए, पहले अपने देश के नागरिक को बताएं। आपको विश्व सुनीता जी आपकी बात मान लेते हैं। देखिए, विश्व में नाम है, बहुत बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कद भी बहुत बड़ा है, चलिए मान लिया। लेकिन आप बात मुझे ये बताइए, एक सेकंड लखपत जी, मुझे एक बार उनसे सवाल कर लेने दीजिए, 1 मिनट। सुनीता जी, आप क्या इसी बात में खुश हैं कि वो उनका विश्व में बहुत बड़ा कद है? एक माँ जो इस समय हमारे साथ बैठी हुई है और वो ये कह रही है कि सरकार ने बहुत देर कर दी, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत देर कर दी, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। देश के लोग आपको क्या कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, विश्व में हमारा कद बड़ा है। कौन सी नीति है ये आपकी? सुन लीजिए, ऐसे किसी पे तोहमत लगाने से कुछ नहीं होता। हमारे भी बच्चे, हम भी माँ है और हमारे आपका बच्चा यूक्रेन में फंसा है, आपका बच्चा इस समय यूक्रेन में फंसा है क्या? तोहमत लगाने से कुछ नहीं होता। आपको अजीब नहीं लगी ये बात बोलते हुए कि कौन बैठा है हमारे साथ? सुन लीजिए, जिन पेरेंट्स को ये दिक्कतें हो रही है कि वो बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास 112 नंबर है, उनके पास में सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो लगातार बात कर सकते हैं। कई बार एम्बेसी में
बात नहीं हो पाती है, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। तो हमने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं कि आप वहाँ पे बात करें, जो आपके मसले हैं वो आप उसमें लिखें। आपकी कब से बात नहीं हो पा रही है, हम इस बात को समझते हैं। और हमारे लिए प्रत्येक पेरेंट्स, प्रत्येक प्रदेश के, पूरे देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं। आपकी भाषा बता रही है मैम कि आप कितना समझ रहे हो। आपने तो मुंह उठा के ये कह दिया कि ऐसे तोहमत लगाने से कुछ नहीं हो जाता। जब आप इस तरह की बातें कर रही हैं ना, आप खुद सोचिए, आप कह रही हैं कि मेरे बच्चे हैं, क्या आपका बच्चा इस समय यूक्रेन में फंसा हुआ है जहां पर युद्ध के हालात हैं और लगातार वहां धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है? वो दर्द आप जरा समझिए कि जब खुद की औलाद ऐसी जगह पे फंसी हो ना जहां युद्ध के हालात हो, वो अभी ना आप फील कर पाएंगी ना मैं फील कर पाऊंगी, वो अभी रीना त्यागी जी महसूस कर रही होंगी। तो उनको ऐसे मत बोलिए कि बेमतलब की तोहमत लगाई जा रही है। वो अगर कुछ कह रही हैं तो उन बातों का कोई तो मतलब होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। रीना त्यागी जी, जो बातें इस समय कही जा रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ से, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप उन बातों से? क्या वाकई में इतनी चीजें ठीक हैं? 112 पर आप डायल कर लेंगी और अगर आप वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा देंगी तो आपका मन शांत हो जाएगा? नहीं मैम, जो ये कह रहे हैं कि तो मैं तोहमत लगा रही, मैं तोहमत नहीं लगा रही। मैं सरकार से क्वेश्चन कर रही हूँ, जो मेरा हक भी है कि मैं पूछ सकती हूँ कि इतनी लेट क्यों हुआ है बच्चों को लाने। और मैं यही कहती हूँ कि सच में बहुत देर हो गई है। अब ये देखिए बच्चे किस तरह से आएंगे, कुछ भी हमें नहीं मालूम। बहुत सारी चीजें हैं और इस टाइम जो हम पे बीत रही है वो शायद एक माँ ही समझ सकती है। इसका बच्चा यूक्रेन में फंसा हुआ है। माँ जिनका बच्चा इस समय उनसे बहुत कोसों दूर हो और एक ऐसी जगह पर हो जहां पर युद्ध के हालात बने हुए हैं। रीना जी, एक बात ये भी है कि जो कहा जाता है प्रधानमंत्री के लिए कि उनका कद इतना बड़ा है कि विश्व में सबसे श्रेष्ठ नेताओं में वो अपना नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन जब देश के लोग उनसे सवाल करें तो वो कद क्या मायने रह जाता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज देश की एक बेटियां, बहुत सारी बेटियां फंसी हुई हैं जी, उनके लिए क्या हो रहा है? बिल्कुल, उनके लिए इतनी देर क्यों हो रही है? मैं मानती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लोग है और विश्व में उनकी बहुत अच्छी इमेज है और उससे हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ऊंचे पद पे हैं और इतनी इमेज अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है जब सब उन्हीं की तारीफ करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उनके देश के लोगों को उनकी जरूरत हो तो उन्हें उतना ही खड़े रहना चाहिए और उनका कद तब भी उतना ही ऊंचा नजर आए जितना उनका विश्व में नजर आता है। मैं आ रही हूँ लखपत जी आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो
कांग्रेस द्वारा और अंकल साहिबा आपने जो जिस प्रकार से बोला था कि मुंह उठा के ये प्रवक्ता बोल देते हैं, तो ये लाइन मुझे बहुत खराब लगी। और मुझे भी खराब लगी जब आपने रीना जी के लिए कह दिया कि कोई तोहमत लगा देगा तो उससे हो नहीं जाएगा, मुझे भी खराब लगा। वो पहली बात तो कोई नहीं है और दूसरी बात तोहमत नहीं लगा रही है। आपसे उम्मीद भरी निगाहों से उन्होंने कुछ कहा है रीना जी ने, समझिए सुनीता जी, वो आपसे बहुत उम्मीदें रख रही हैं इस समय। अपने शब्द दूसरों के मुंह में नहीं डाल सकते। रीना जी की तरह मैं भी एक माँ हूँ और हमारे बच्चे भी बाहर है, हमारी भी लगातार चिंता बनी हुई है और लगातार हम लोगों की भी वही हालत है जो मेरी बहन की यहाँ पर है। हम अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त परिवारों से क्या गुजर रही है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी का कद वैश्विक शक्तियां मान रही है, वो बात एक अलग है, वो उनकी मेहनत है, वो उनका काम है 24 आज भारत के लिए वो कर रहे हैं। और पद मिलने से कद बड़ा नहीं होता है, नीयत से बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी की नीयत से सभी लोग वाकिफ है। तो हमारा यहाँ पे यही कहना है कि देखिए, पेरेंट्स को सब चीजें जो है, हम लोग भी समझदार हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सब चीजें जो है सुचारू रूप से हो रही है। तमाम चीजें जो है, देखिए जब स्थिति वैसी अनसर्टेन वहाँ पे हुई और जो सर्टेनिटी वहाँ पे बनी या जो वहाँ पे पैनिक हुआ, जो टेंशन बढ़े, उसके बाद तमाम जो निर्देश आए भारत सरकार की तरफ से, जो कदम उठाए गए वो उन सबके सामने है। वहाँ पे कोई कोताही नहीं बरती गई है और कहीं पे भी हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई डिले नहीं किया है। लगातार हम 15 फरवरी से टच में एम्बेसी के और यूक्रेन में और बाकी, क्योंकि वहाँ पे जो एयरलाइन स्पेस है वो बंद था, इस वजह से हमें दूसरे देशों से बच्चों को लाना था। बहुत सारी तमाम चीजें जो वार्ता होती है, इतने कम समय में हम लोगों ने, भारत सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया बहुत सराहनीय है और बच्चे हमारे घर पे पहुंचेंगे, हमको इत्मीनान रखना है। और इसमें कोई भी बीच में चुनाव नहीं है, कोई भी कांग्रेस द्वारा जबरदस्ती जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वो भी नहीं है और किसी के शब्दों पे भी ना जाए। आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि देखिए, एक्सक्लूडिंग कांग्रेस सभी शक्तियां मान रही है कि जब मोदी जी है तो मुमकिन है हमारे बच्चे सुरक्षित आएंगे और हम सब लोग इंतजार में हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए मैं यही बात कह रही थी कि जितना आप आज आश्वस्त है वो इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी के रहते हुए हमारे बच्चों का बाल बांका नहीं हो सकता है और तमाम कोशिशें भारत सरकार 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। बोलिए, चलिए बोलिए लखपत जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब देश के चौकीदार से कोई सवाल पूछे तो इन्हें बड़ी पीड़ा हो जाती है। हाईजैक हुआ जाया करते थे और बदले में जो है खूंखार आतंकवादी छोड़े जाते थे। भूले नहीं है इतिहास हम आप लोगों का, तो लोगों को गुमराह मत कीजिए और भ्रमित भी मत कीजिए। भारत सरकार, प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और लगातार कर रही है। कब बंद हुआ है? ये जो झूठी बात है ये चैनल पे कह रहे हैं, इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? आप खुद बताएं, एयर स्पेस कब बंद हुआ यूक्रेन का? आप बता दीजिए। आप गलत बातें कह रही हैं चैनल के अंदर। मैं आपसे पुनः सुन लीजिए एक चीज, देश के चौकीदार ने यदि चौकीदारी सही की होती आज बच्चों की स्थिति नहीं होती। 17,000 के जो जांच खरीदे ना कोरोना के टाइम पे, अगर उनको भी लगा देते, वो देश के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा है, वो पूरे देश के टैक्स पेयर लोगों का पैसा है, उन्हीं को लगा देते तो कम से कम 2-4 हजार बच्चे वापस आ जाते। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, वो 17,000 के जहाज चुनाव की रैली के लिए नहीं दिए गए हैं। मैं पूछा हूँ, पंजाब में जाने के लिए नहीं भेजा है, उत्तराखंड के चुनाव और यूपी के चुनाव के लिए नहीं दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ सवाल कि आप जब मेरे देश का चौकीदार अगर सही चौकीदारी करते तो ये स्थिति क्यों होती? आज हमारे देश में जो हमारे माता बहनें जो इतने परेशानी में, जिनके बच्चे परेशानी में हैं, तो उसके लिए आप कहते राजनीति कर रहे हैं। आप चुनाव में जाएं, दिन रात चुनाव में बिजी रहे, 17-17 हजार के जहाजों को मैं चुनाव में प्रयोग करें उनका, तो वो तो ठीक है। लेकिन यूक्रेन से अगर 2-4 हजार रुपया खर्च करके या 2-4 लाख खर्च करके बच्चे वापस आ जाते तो तब आपको लगता है कि गलत सवाल पूछ ले। देश क्या हिंदुस्तान मोदी जी से बात क्या है? हिंदुस्तान का पहले नाम नहीं था क्या? इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जितने प्रधानमंत्री हो उनको कोई नहीं जानता था? अरे मैडम, दुनिया की दूसरी नंबर की पॉपुलेशन है, 7वें नंबर का हम एरिया में दुनिया के अंदर है और आप बातें कर रहे हैं कि देश का नाम बढ़ा। अरे हिंदुस्तान पहले भी नाम था हिंदुस्तान का, मोदी जी के आने से स्पेशल नाम नहीं हो हिंदुस्तान का। उल्टा हमारा GDP से ज्यादा हम पे कर्जा हो गया, 57 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। अगर स्थिति ठीक होती, इन बच्चों को पहले नहीं जाना पड़ता।
नहीं जानना है हिंदुस्तान का नाम कहाँ है, मुझे नहीं जानना प्रधानमंत्री का कद कहाँ है, मुझे नहीं जानना गरीबी रेखा के नीचे लोग कहाँ चले गए। आप ये बताइए कि जो स्थितियाँ अभी पैदा हुई है, ये एक सेकंड एक एक करके बात कर लेते हैं, एक सेकंड। और आप टाइम दीजिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई स्कूल खोला होता, कोई मेडिकल कॉलेज खोला होता, इन बच्चों को यूक्रेन जाना क्यों पड़ता? अगर इतना बड़ा डंका था तो कितने मेडिकल कॉलेज खोले, और क्यों बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी नाकारापन है, नाकामयाबी है। केवल चैनलों पे आकर के न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप स्टैंड अप में 95% चीन का कब्जा, और उसको लेकर के आप मिला जाते सवाल पूछो तो। मैं पूछा हूँ चौकीदार ने किया क्या है, पिछले 20 दिन में चौकीदार ने क्या किया, उसमें बता दीजिए ना आप। जिन माँ बापों के बच्चे वहाँ पे हैं, जिनकी पीड़ाएं, जो सो नहीं पा रहे, दर दर भटक रहे, कौन सी एम्बेसी में जाए वो, कहाँ कहाँ दर दर भटके वो। ये चौकीदार जी ने ये चौकीदारी का काम सही किया होता तो स्थिति क्यों होती, आज क्यों परिस्थिति खराब होती, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, उस पर आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, समय वैसे भी कम होता जा रहा है, समय कम रह गया है, मुझे रीना त्यागी जी का आखिरी कमेंट लेने दीजिए। ठीक है रीना त्यागी जी, आपकी अपील जो इस समय भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से आप करना चाहती हैं। बस मैं ही अपील करना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को, मेरे भी सभी बच्चों को सकुशल वापस लेके आए, किसी भी तरीके से जल्द लेके आए, क्योंकि वहाँ के हालात दिन पे दिन बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। आज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आज की रात शायद वहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को यही न्यूज मिल रही है कि वहाँ पे बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं जी। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों को सकुशल लाया जाए बहुत जल्द। प्लीज मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी यही कहती हूँ, ठीक है सुनीता, बच्चों को जल्द से जल्द लेके आए। ठीक जी देखिए, मैं रीना जी, जो मेरी बड़ी बहन यहाँ पे बैठी है, लेकिन निश्चिंत रहें, जरूर हम सब के मुताबिक जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे घर आएंगे, और आप निश्चिंत रहें। टेंशन होती है क्योंकि मैं भी खुद एक माँ हूँ और हमारे भी बच्चे बाहर हैं, हमें टेंशन होती है, हमारे मुंह के सामने भी बैठ जाएंगे बच्चे तो भी हमें टेंशन रहेगी, फिर हमें आगे की रहती है, तो ये सब चीजें होती है। लेकिन इसमें यही है इस वक्त कि इत्मीनान रखें, टेंशन तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमको समझदारी से काम लेना है, बच्चों से कांटेक्ट करें और बार बार कांटेक्ट करने की वॉइस मैसेज छोड़ें, व्हाट्सएप पे बात करें, जैसे ही बच्चों को नेट मिलता है या जैसे ही कुछ होता है, बच्चे भी उतना ही हमसे बात करने के लिए वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे होंगे जितना हम लोग यहाँ से चिंतित है। तो आप चलिए, अभी उम्मीद है सिर्फ भारत सरकार से ही है सुनीता जी कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीयों को वापस लाया जाए। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बात अगर उत्तराखंड की करें तो यहाँ के 188 छात्र ऐसे हैं जो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि अब भारतीयों की वापसी हो रही है, लेकिन उन अभिभावकों के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे इस समय युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इन तमाम छात्रों की घर वापसी, वतन वापसी कब तक हो पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।